मेरा बदन तप रहा है। सर्दी जुकाम ने मुझे जकड़ लिया है, लेकिन जैसे भी मुझे कावड़ यात्रा लेकर हरिद्वार पहुंचना ही होगा। सत्यम एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। भैया जी, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? अमृतपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे सत्यम के साथ रहा करती थी। सत्यम जितना मेहनती था उतना ही समझदार भी था और वो अपनी बूढ़ी माँ की खूब सेवा भी किया करता और अपनी माँ का ध्यान रखता। सत्यम के पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सत्यम सुबह सुबह गांव के ही शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके घर लौटता है। अरे सत्यम आ गया पूजा करके। इस बार भी तू हर साल की तरह कावड़ लेकर हरिद्वार जाएगा ना? जाना तो पड़ेगा माँ। अगर मैं कावड़ लेकर नहीं गया तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। हाँ, तुझे मैं कावड़ लेकर जाने से मना कर भी नहीं सकती, क्योंकि तू भोलेनाथ की भक्ति के आगे किसी की सुनता ही कहाँ है। इस बार तो गांव के और भी लोग जा रहे हैं माँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सबके साथ ही कावड़ लेकर हरिद्वार निकल जाऊँ। ठीक है, अभी तो जाने में समय है, या फिर तूने हरिद्वार का प्लान पहले से ही बना लिया है? नहीं, आज कल मैं सभी से बात करके हरिद्वार के लिए निकल जाऊंगा। इतना कहकर सत्यम अपने काम पर निकल जाता है और देर शाम जब काम से लौटता है तो वो अपने दोस्तों से कावड़ यात्रा के बारे में चर्चा करता है। हाँ, मैंने इस बार कावड़ लेकर हरिद्वार जाने की सोच ली है। मेरी माँ ने भी कहा है कि इस बार कावड़ लेकर हरिद्वार जाना ही है। तू तो जानता ही है कितने सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी। फिर माँ ने भी मन्नत मांगी होगी, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हरिद्वार कावड़ लेकर जाऊंगा। बस यही मन्नत पूरी करनी है मुझे। ठीक है, फिर 2 दिन बाद हम कावड़ यात्रा लेकर निकलेंगे। सभी अपना अपना सामान बांध लेना। और हाँ, सफर इतना भी आसान नहीं होता जितना तुम दोनों समझ रहे हो। तुम दोनों पहली बार कावड़ यात्रा लेकर निकल रहे हो ना, तो थोड़ा आराम से और धैर्य रखकर ही चलना। सत्यम अब अपनी माँ को आकर कावड़ यात्रा पर जाने की बातें बता देता है। ऐसे ही समय बीतता है। सत्यम गांव के लड़कों के साथ कावड़ यात्रा लिए हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है। सभी कावड़ लिए बम बम भोले का नारा लगा रहे थे। बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु, हम आ रहे हैं आपके द्वार, बस अपनी कृपा बनाए रखना। हाँ प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बम बम भोले, बम बम भोले। रास्ता लंबा था और कई घंटों का लंबा सफर तय करके जब तीनों थक जाते हैं तो अपनी अपनी कावड़ एक पेड़ की टहनी पर लटकाकर पेड़ की छांव में बैठने का फैसला लेते हैं। तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, नींद आए तो नींद ले लो। मैं जाग रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सो लूंगा। तुम में से कोई जाग जाना। ठीक है, हम दोनों सो जाते हैं, तब तक तू जागता रहे। नंदू और गोपाल सो जाते हैं और सत्यम बैठकर आराम कर रहा होता है। कुछ देर बाद नंदू और गोपाल की नींद खुलती है और वो सत्यम को आराम करने के लिए कहते हैं। सत्यम भी कुछ देर लेटते ही सो जाता है। देख भाई, सत्यम सो तो रहा है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत आराम हो गया। लेकिन सत्यम के उठने के बाद हम आगे चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हम भला इसके सोने तक यहाँ क्यों बैठे? भले ही ये बैठा हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बहुत बार कावड़ लेकर यहाँ आया है, खुद आ जाएगा। गोपाल और नंदू आपस में बातचीत करके अपना अपना कावड़ उठाकर सत्यम को सोता हुआ छोड़कर वहां से आगे की ओर बढ़ जाते हैं और सत्यम वहीं सोता रह जाता है। लेकिन जब देर शाम सत्यम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि गोपाल और नंदू कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, ना ही उनका कावड़ आसपास था। अच्छा, तो इसका मतलब वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं हर साल यहाँ तक अकेला आता हूँ, इस बार भी सही। लेकिन मौसम बहुत खराब हो रहा है। सत्यम अब अकेला पड़ जाता है। मौसम भी खराब हो चुका था। कुछ देर बाद जब सत्यम कावड़ लेकर आगे बढ़ता है तो बारिश शुरू हो जाती है और सत्यम पूरा गीला हो चुका था। उसे सर्दी जुकाम हो जाता है और अगली सुबह होते होते वो बुखार से तप रहा था। मेरा बदन तप रहा है। सर्दी जुकाम ने मुझे जकड़ लिया है, लेकिन जैसे भी मुझे कावड़ यात्रा लेकर हरिद्वार पहुंचना ही होगा।
सत्यम एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। भैया जी, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? मेरा नाम भोला है और मैं भूख से इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला अब तक। हाँ जरूर, ये खाना मेरी माँ ने दिया था। इसमें माँ के हाथों का बना हुआ लड्डू, मूंगफली, बिस्किट वगैरह हैं, तुम खा सकते हो। धन्यवाद आपका। मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला और मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। सत्यम का खाना भोला जल्दी जल्दी खा रहा होता है, जैसे वो कितना भूखा हो। वो खाना खाने के बाद भोला सत्यम की तरफ देखता है और सत्यम से कहता है, अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही और तुम्हारा शरीर भी तप रहा है। चलो मैं तुम्हारा कावड़ लेकर हरिद्वार तक चलता हूँ। यहाँ से हरिद्वार कुछ ही किलोमीटर दूर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी मदद के लिए आए। अब दोनों ही हरिद्वार की तरफ निकल पड़ते हैं। भोला अपने कंधे पर कावड़ लिए था और सत्यम बुखार से तपता हुआ भोला के पीछे पीछे चल रहा था और दोनों ही अब हरिद्वार पहुँचते हैं। भोला, तुम यहीं रुको, मैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर आता हूँ। हाँ भैया जी, मैं यहीं हूँ। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? आप निश्चिंत होकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर आइए। सत्यम भी अब कावड़ लेकर भोलेनाथ के भक्तों की लंबी कतार में लगकर भोलेनाथ को जल चढ़ाता है। हे प्रभु, हर साल की तरह इस साल भी मैं कावड़ लेकर आखिरकार आपके द्वार पहुंच ही गया। अगर मेरा साथ भोला नहीं देता तो शायद ही मैं यहाँ तक पहुँच पाता। अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं इस बार यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर जैसे ही सत्यम बाहर निकलता है तो वो देखता है कि भोला पूरा भीगा हुआ है। उसके बदन से पानी टपक रहा था। ये देखकर सत्यम जोर जोर से हंसने लगता है। अरे, ये तुमने क्या हाल बना लिया है? तुम यहाँ खड़े हो और गंगा मैया इतनी दूर हैं। कहीं तुम गंगा जी में से डुबकी लगाकर तो नहीं आए? नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। ये सब तो मेरे भक्तों का किया हुआ है। भोला, लगता है तू बावला हो गया है। कैसी बातें कर रहा है? तू तो खुद एक इंसान है और मुझे कह रहा है कि ये सब मेरे भक्तों का किया है। हाँ बिल्कुल सत्यम, अभी जो तुम भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर आए हो वो जल मेरे पास ही तो आना था। भोला की बात सुनकर सत्यम सोच में पड़ जाता है कि आखिर भोला ये क्या कह रहा है। ये भोला भी क्या बोले जा रहा है? भला मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा तो इसमें भोले के गीले होने से क्या मतलब है? एक मिनट, कहीं ये भोला साक्षात भोलेनाथ तो नहीं? अब जब सत्यम भोला की तरफ देखता है तो उसे भोले में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बस इतना देखकर सत्यम अपने दोनों हाथ जोड़कर भोले के पैरों में गिर जाता है और भोला से कहता है, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? मैंने अपने भोलेनाथ को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? प्रभु, आपने साक्षात मेरा कावड़ उठाया, आप मेरे साथ हरिद्वार तक आए और मेरा शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी आपने अर्पण किया। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मैं तो चला भक्ति पथ की राह पर था और मुझे स्वयं भोलेनाथ के दर्शन हो गए। मेरा पूरा का पूरा जीवन तृप्त हो गया महादेव। सत्यम हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने ये सब बोल रहा था। तभी भोला वहाँ से अंतर ध्यान हो जाता है। असल में जो भोला भूखा प्यासा इधर उधर भटक कर सत्यम से खाना मांगने आया था, वो असल में भोलेनाथ थे, जिन्होंने अपने भक्त को तकलीफ में देखकर उनका कावड़ उठाने का फैसला किया। और जब सत्यम को ये पता चला तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो कुछ कह नहीं पा रहा था और जब वो घर लौटकर आता है तो अपनी माँ शकुंतला को सारी बात बताता है। सच में तू भोले का परम भक्त है, तभी तो भोले भी तेरे कावड़ उठाने के लिए खुद चल कर आए। मैं कभी भूल नहीं सकता किस तरह से वो भोला भाला लड़का मेरे पास खाना मांगने आया था, लेकिन जब मैं हरिद्वार पहुंचा तो सब कुछ पल भर में बदल गया। यही होती है भक्ति की शक्ति, जो अपने प्रभु को भी अपने पास बुलाने का दम रखती है। सत्यम भी अब ठान लेता है कि वो हर साल सावन के महीने में कावड़ लेकर हरिद्वार जाया करेगा, जिस तरह से वो हमेशा हर साल कावड़ लेकर भोलेनाथ को जल अर्पित करने हरिद्वार पहुंचा करता था।
साहिल एक गरीब लड़का था। उसके पापा मजदूरी करते थे और मम्मी घरों में जाकर काम करती थी। साहिल 10वीं में पढ़ता था। पापा, आज परीक्षा की फीस भरनी है। कितनी फीस देनी है बेटा? 500 रुपए पापा। टीचर से कहना कल दे देंगे, मैं आज ले आऊंगा अपने सेठ जी से मांगकर। ठीक है पापा। साहिल बस्ता कंधे पर डालकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त विमल भी उसके साथ चलने लगता है। आज परीक्षा में फीस भरनी है, याद है ना? हाँ याद है, लेकिन आज मेरे पास रुपए नहीं है, कल भर दूंगा। टीचर मानेंगे नहीं, उनसे विनती करूंगा। साहिल स्कूल पहुंचता है। क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं। कुछ देर बाद रिसेस हो जाती है। तब टीचर उसे बुलाते हैं। साहिल, तुम्हारी फीस नहीं आई अब तक? सर, कल भर दूंगा मैं। आज पापा के पास पैसे नहीं थे, वे रात को ले आएंगे, मैं कल लाकर भर दूंगा। मुझे प्रिंसिपल सर को पूछना पड़ेगा। प्लीज सर, उन्हें कहिए कल पक्का कर दूंगा। टीचर प्रिंसिपल सर के कमरे में जाते हैं। साहिल बेचैन खड़ा रहता है। बार बार प्रिंसिपल सर के कमरे की तरफ देखता रहता है। टीचर वापस आते हैं। क्या कहा टीचर ने? उन्होंने कहा कि उन्हें पता है तुम्हारी परिस्थिति, कल लेकिन भर देना, क्योंकि परसों उन्हें सबके फॉर्म भेज देने हैं। अगर समय पर नहीं भेजे तो परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्कूल से छूटकर साहिल घर आता है। बेचैन रहता है। साहिल की मम्मी भी आ जाती है। साहिल को बेचैन देखकर पूछती हैं, क्या हुआ साहिल बेटा, क्यों इतना बेचैन है? पापा का इंतजार कर रहा हूँ माँ। वो तो रात को ही आएंगे ना बेटा, आज क्यों उनका इंतजार कर रहा है? वो फीस के पैसे लेकर आने वाले हैं ना माँ। अगर मैं अभी भूल गया और पापा सुबह जल्दी जल्दी चले गए तो मैं कल फीस नहीं भर पाऊंगा। तो क्या हुआ बेटा, एक दिन बाद भर देना। नहीं मम्मी, ये स्कूल के नियम के खिलाफ है। हाँ, कल अगर नहीं भर पाया तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर मेरा बेटा, मैं तुझे याद करा दूंगी और तुझे फीस दिलवा दूंगी। अब तू जा, शांति से कुछ खा ले और आराम कर ले। साहिल की मम्मी उसे कुछ खाने को देती है। फिर साहिल पढ़ने बैठ जाता है। रात को उसके पापा आते हैं। पापा, फीस के पैसे ले आए? हाँ, ले आया बेटा। अरे बेटा, उन्हें हाथ तो धो लेने दे। साहिल के पापा हाथ मुंह धोकर आते हैं। खाना खाकर वो साहिल को 500 रुपए देते हैं। साहिल उन्हें संभाल कर अपने बस्ते में रखता है। सुबह जब स्कूल जाने के लिए निकलता है तब उसकी मम्मी कहती है, फीस याद से भर देना बेटा, भूलना मत। नहीं भूलूंगा मम्मी। साहिल खुशी खुशी अपने दोस्त विमल के साथ स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी देखता है कि सामने से आ रही एक कार एक बुजुर्ग को ठोकर मारकर चली जाती है। वो दौड़कर उनके पास पहुंचता है। सुबह का वक्त था, इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे आसपास। वो देखता है कोई मदद के लिए नहीं आता। वो देखता है बुजुर्ग आदमी के सर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। वो करहा रहे होते हैं। वो विमल से पूछता है, विमल, तेरे पास फोन है? नहीं, क्यों? एम्बुलेंस को फोन करते हैं। साहिल देखता है वो बुजुर्ग आदमी बेहोश हो जाते हैं। वो जल्दी से
एक रिक्शे वाले को रोकता है, उससे मदद मांगता है। रिक्शा वाला उन्हें उठाकर रिक्शा में बिठाता है और साथ चलने के लिए कहता है। मुझे तो स्कूल जाना है, देर हो जाएगी। ठीक है, तू जा, सर से कहना मुझे देर हो जाएगी, मैं इन्हें पास के किसी अस्पताल छोड़कर आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। विमल चला जाता है। रिक्शा वाला उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाता है। साहिल रिक्शा वाले को पैसे दे देता है। बुजुर्ग आदमी को अस्पताल वाले जल्दी से अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके कहते हैं, जल्दी से ये इंजेक्शन ला दो, बाहर ही दवाई की दुकान है। साहिल अपनी फीस के पैसे से इंजेक्शन और दवाई लाकर दे देता है। डॉक्टर्स बुजुर्ग को इंजेक्शन लगाकर पट्टी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। आप ये कौन है पता करके इनके घर से किसी को बुला लीजिए ना प्लीज। तो तुम कौन हो? मैं तो इनका कोई नहीं हूँ। मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट देखा तो यहाँ ले आया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? हाँ, यही पास में गांधी स्कूल में। मेरा नाम साहिल है। डॉक्टर उस बुजुर्ग के जेब में देखते हैं तो उन्हें एक मोबाइल मिलता है। वो उसमें नंबर चेक करते हैं। बुजुर्ग के बेटे का नंबर मिलता है। वो फोन कर उसे बुला लेते हैं। तुम जा सकते हो साहिल, इनके घर में मैंने फोन कर दिया है, वो भी आ जाएंगे। साहिल वहां से निकलकर सोचते हुए अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहा होता है कि अब अपनी फीस कैसे चुकाएगा। उसे इस साल परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वो सोचते सोचते स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में पहले वो सीधा टीचर के कमरे में जाता है। उन्हें सारी बात बता देता है। मैं प्रिंसिपल सर से बात करके तुम्हें एक दिन और दिलवा दूंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है साहिल, किसी अजनबी की मदद करके। लेकिन सर, कल मैं नहीं ला पाऊंगा फीस। हम गरीब हैं। पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे। अब तो वो कल ही दोबारा नहीं दे पाएंगे। फिर तो तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे साहिल। सर, 2-3 दिन में मैं जमा करवा दूंगा सर। प्रिंसिपल नहीं मानेंगे बेटा। तभी पीछे से आवाज आती है, प्रिंसिपल मान जाएंगे। सर और साहिल दोनों देखते हैं। दरवाजे के पास एक व्यक्ति खड़ा था। आप कौन? मेरा नाम राघव है और मैं उनका बेटा हूँ जिनकी मदद साहिल ने की है। मुझे अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि साहिल नाम के स्कूल के लड़के ने उनकी मदद की थी और इसके सारे रुपए भी उनकी पट्टी और इंजेक्शन में खर्च हो गए। हाँ अंकल, अब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम परीक्षा भी दोगे और आगे भी पढ़ोगे। आप मेरी फीस के रुपए देंगे मुझे वापस? तुम्हारी फीस के भी, और तुम जितना पढ़ोगे वो सारे पैसे मैं दूंगा। मैंने तुम्हारी और सर की बातें सुन ली थी। तुम गरीब हो फिर भी किसी अजनबी की मदद करते हो। ऐसे ही रहना साहिल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च मैं दूंगा। थैंक यू अंकल। साहिल अपने आंसू पोंछ लेता है। भलाई करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है।